आसपास की सामग्रियाँ। हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद गोलन शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। देखो, मेरे पास कई नोटबुक हैं। मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय के बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती और विद्यार्थी से बातचीत आरंभ करती। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, सामान्य या किस प्रकार भिन्न, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। अपने आसपास दिखाई देने जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। उन सामग्रियों के नाम तालिका 6.1 में लिखें। मैं अवलोकन करती हूँ सामग्रियों से बनी। प्रतिदिन के अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्री की बनी होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष के पूर्व हैं। गंगा के मैदानों और बलूचिस्तान में पाए गए लगभग 4000 सामान्यतः संवत पूर्व, सिंधु सरस्वती मैदान के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई विविध रंगों के सुरक्षात्मक सजावटी लेप, जिन्हें स्लेब कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता सामान्यतः संवत पूर्व दौरान अपरिष्कृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न, जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्र किए गए हैं। हड्डियाँ, थाली, कटोरे, अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता है और छलनी से छानकर गूंथा जाता है और उसे घूमते पहिए पर आकार दिया जाता है। अंततः भट्टियों में पकाया जाता है। इस पकी हुई मिट्टी को जो है टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग जो है भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। क्या आप जानते हैं वस्तुओं को समय कैसे बना? दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमल, चमक, त्रुटिहीनता उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर में बांटे। अपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया गया? क्या अपने मित्रों के समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इस गतिविधि में क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्री से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्री का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं के समूह को व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। विचार करें, गिलास बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं? गिलास। क्या खाना पकाने के लिए बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किस वस्तु के विभिन्न धागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का
उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन के विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है। प्लास्टिक का धातु की स्याही। विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? एक एक करके गेंद लें और नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद है। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा पर चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर, वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं, यह समझने का प्रयास करें। किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्री से क्यों बनी होती है? अवलोकन करें। वस्तुओं का यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग, जिस सामग्री से बने हैं, उनके आधार और समूह पर विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों के साथ रखते हैं। इस प्रकार पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले कोनों पर रखता है, दाल, अनाज दूसरे कोने पर रखता है इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं की रखने की व्यवस्था कैसी होगी। सामग्रियों का स्वरूप अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वही लोहा तांबा या एल्यूमीनियम से भिन्न दिखता है। तद्यपि लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम कुछ समानताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्यूमीनियम की पन्नी, पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। इनमें से कोई भी वस्तुएं प्रकाश पड़ने पर चमकती हैं। उनके गठन, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें और उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके उनकी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह चमकदार होती है उन स्वरूप धुतमय चमकदार होता है। जिन सामग्रियों की सतह चमकदार होती है उन्हें धुतमय कहते हैं। चमक वाली सामग्री सामान्यतः धातु के उदाहरण हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमीनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथा कुछ धातुएं जो होती हैं हवा और नमी के प्रभाव कारण अपनी चमक खो देती हैं। जो कुछ धातुएं होती हैं हवा और नमी के प्रभाव कारण अपनी चमक क्या कर देती हैं, खो देती हैं। ये फीकी और धुतहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः उनकी ताजी कटी हुई सतह पर ऐसी धुतहीन चमकहीन सामग्री वे ही होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। धुतहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि हैं। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती है। कुछ सामग्रियों की सतह को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे क्या दिखती हैं, चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु की भी नहीं हो सकती हैं। कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करके दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमीनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चाक, किसी अन्य सामग्री से बनी वस्तुओं की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया खरोंचा जा सकता है वे नरम होती, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाना खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबड़ स्पंज से जो रबड़ होता है वह स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। ईंट कठोर पकी हुई ईंट, जल की बोतलें,
तालिका 6.2 वस्तुओं को एक एक करके ले। तालिका 6 उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके ले। अनुभव करें कि ये कठोर है या नरम। पता लगाएं वे किस सामग्री से बनी है। अपना अवलोकन 6 में अपने अवलोकन की तुलना में अपने मित्रों को अवलोकन से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्री अलग अलग गुण की हो सकती है, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार, रंग। क्या आप इन सामग्रियों को प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्री जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। घुलन, सीत, सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है। सीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि सारा फ्रस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है पीछे छुप जाती है। सीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की यह सब होते हैं देखा हो जाता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्री के उदाहरण हैं। घुलन, सीत, सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचेंगे कि क्या ऐसा संभव है? सीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से सीत और उसके मित्रों को देख सकता है। अधिकांश सामग्री ऐसी हैं जिनके आर पार देखा नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। घुलन, सीत, सारा, सीत के भाई घर आदि। आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी में कांच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की का कांच। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेल कर आया तो उससे पसीना आ रहा, उसे थकान अनुभव हो रही थी, प्यास लग रही थी। घुलन की माँ एक गिलास जल में एक चम्मच की चीनी और एक चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया, उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन देखा कि उसकी माँ जल में चीनी नमक मिला रही थी। थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें। जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल मिलाते हैं तो वे कैसा व्यवहार करती हैं। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा, लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 ग्लास लें, उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले ग्लास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और पांचवें में गिलास का बारूदा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें क्या होता है। अपने अवलोकन तालिका सामग्री पूर्वानुमान अवलोकन। जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं, जल में अदृश्य हो जाए, जल में अदृश्य हो। चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत, बुरादा, कोई अन्य। आपने देखा कुछ सामग्री जल मिलाने में पूर्णतः अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है, यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती, बहुत देर तक घूमने पर भी अदृश्य नहीं रहती। ये सामग्री जल में अघुलनशील है। जल हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सारी सामग्रियों का घोल हो सकता है। जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। आप स्वयं ORS बनाएं। ORS डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का उपयोग दस्त या रोगे के कारण हुए पानी की कमी, निर्जलीय उपचार के लिए। ये ORS पैकेट प्राथमिक उपचार केंद्र और बाजार में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट का 1 लीटर जल
उपयोग घोल किया जाता है। यदि उपलब्ध नहीं तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल, चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक मिलाकर घर में ORS तैयार किया जा सकता है। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते, कुछ समय के लिए रख देने पर अलग परत बना लेते हैं। इस प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भारी है? हल्का। 3 कागज के कप स्टोर कटोरा ले। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। 1 कप जल भरें और इसे घा के रूप में चिह्नित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे घा के रूप में चिह्नित। तीसरा कंकड़ से भरें और इसे घा के रूप में चिह्नित। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा, कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें। उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कौन सा भारी है, कौन सा हल्का। क्रियाकलाप 6.8 में आधार पर यह कह सकते हैं कोई सामग्री भारी है या हल्की। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। जो सामग्री भरी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। सामान्यतः भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी की कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी नहीं बैठ पाते और शिक्षिका विद्या पूछती है कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के समान गिलास देती है। उन्हीं बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं और कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। दोनों गिलास का जल स्तर अलग अलग क्यों? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया। दोनों गिलास की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है जो इंगित करता है प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया जल के आयतन को दर्शाता है। मैं जग कर पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? आप मुझे इसका कारण समझा में आया। आपने दुकानों के अलग अलग आकार पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी। क्या आपने देखा कि बोतलों में मात्रों के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इत्यादि लिखा होगा? यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। पीने के जल और दूध की बोतलों में 500 मिलीलीटर का लेबल लगा होता है जो आयतन को दर्शाता है। पीने का जल 500 मिलीलीटर, दूध का 500 ml होता है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं। यद्यपि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते। क्या ऐसा कोई गुण है जो सभी सामग्रियों को प्रदर्शित किया जा सकता है? यदि हाँ तो वे क्या हो सकते हैं? द्रव्य क्या है? द्रव्यमान आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये
गुण विद्यमान है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। इसे ग्राम, किलोग्राम इत्यादि में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतनों को लीटर, मिलीलीटर इकाइयों में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्यों को अंत को छोड़कर केजी के बाद के और जी के में कहीं जगह उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक अंतराल छोड़े। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 केजी। इस प्रकार लीटर के बड़े एल के रूप में मिलीमीटर को संक्षिप्त लिखा जाएगा। मिलीमीटर के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। क्या हमारे आसपास की सामग्री द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती? इस संबंध में अपने मात्रों चर्चा। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत कंकड़ द्रव्य है और इस प्रकार का भी द्रव्य। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका वस्तुओं का निर्माण उन्हें तैयार करने में भिन्न किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती है और भिन्न भिन्न का व्यवहार भी करती हैं। हमने सामग्रियों के समूहों के उनके गुणों में समानता अंतर के आधार पर बनाए हैं। हमने साझा की कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों का स्वरूप अध्ययन करना और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य ने न केवल सामग्रियों को बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करते हैं। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि जो चट्टान होती है, पौधे होते हैं और जानवरों का वर्गीकरण करते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता का नामक अध्याय में सीखा कि सजीव जगत के भांति निर्जीव जगत का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आपने सोचा है कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? यह वरदान है या अभिशाप है? हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें अधिकांश तो पहले से अस्तित्व में रही होगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। प्राचीन भारत में ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान है जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिसमें भौतिक पदार्थों के समूह को बांटने की प्रणाली है। प्रमुख शब्द वर्गीकरण द्युतिहीन चमक, वर्गीकृत करना, कठोर, अपारदर्शी, अघुलनशील, नरम, कोमल, द्युतिदर्शी, अघुलनशील, द्रव्यमान, पारदर्शी, सामग्री, पारदर्शी, द्रव्य, आयतन। वर्गीकृत करना, अन्वेषण करना, पहचान करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। कोई वस्तु एक सामग्री विभिन्न सामग्री के संयोजन से बनी हो सकती है। हम एक जैसे कार्य करने वाले वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह को व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों के विभिन्न गुण होते हैं, उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों के समानता अंतर के आधार पर समूहबद्ध वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है। जैसे सामग्री और उनके स्वरूप, स्वरूप मतलब वो कैसे दिखती हैं इस आधार पर। जैसे धुतिमय, चमकदार, धुतिहीन, चमकहीन, कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो सामग्रियाँ होती हैं जो पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिनके पास देखा जा सकता है, पारदर्शी, अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण जो होता है इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्री जो होती हैं जल में घुलनशील होती है। जो कुछ सामग्री होती हैं वो किस में घुलनशील होती हैं? जल में घुलनशील, जबकि अन्य अघुलनशील होती हैं। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान भी होता है, कोई जो वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु को विद्यमान द्रव्य मात्रा का मापन है। आइए खेलें जोड़ीदार खोज। पारदर्शी, ठोस, लोहा, चमकदार, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, अपारदर्शी, बोतल, तांबा। शब्द जल खोज। धन्यवाद।